हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ओवर करंट रिले। पहले सबसे पहले अपन ने रिले देखे। रिले का काम क्या है? रिले का काम है सिर्फ कंट्रोलिंग को ऑपरेट करना, यानी कि करंट को कंट्रोल करना। रिले का काम है। और रिले के कई प्रकार हमने देखे। ओवर करंट रिले है, प्लंजर टाइप रिले है, करंट बैलेंस रिले, डिफरेंशियल रिले। इसमें से ओवर करंट रिले क्या होता है? ओवर करंट रिले का काम क्या है? जैसे ही अपन एक आधे सर्किट में ओवर करंट रिले को लगाया और लगाने के बाद अगर उस सर्किट पर अधिक करंट आ रहा है या अधिक करंट उत्तेजित हो रहा है, उस समय वो रिले ऑटोमेटिकली ट्रिप करके बंद हो जाता है, यानी कि अपने अगले इक्विपमेंट को कोई भी नुकसान पहुंचाता नहीं है। जैसे कि डेफिनेशन के हिसाब से अपन देखेंगे, यह एक सुरक्षा युक्ति है जो निर्धारित करंट से अधिक हो जाने पर, निर्धारित करंट से यानी कि आने वाले निश्चित करंट से अधिक करंट हो जाने पर उत्तेजित हो जाती है। और यह एक प्रकार से ऊष्म चालित युक्ति है। दो अलग अलग धातुओं की पत्तियों के ऊपर हीटिंग कॉइल लपेटकर बनाई जाती है। इस प्रकार के रिले यानी कि ओवर करंट रिले, इस प्रकार के रिले एसी मोटर स्टार्टर में लगाए जाते हैं। जब मोटर सामान्य करंट से अधिक करंट लेती है, उस समय इसके धातु की पत्तियां गर्म होकर मुड़ जाती है और सर्किट ओपन करके सप्लाई ऑफ कर देती है। यह है ओवर करंट रिले का काम। उसके बाद है नेक्स्ट डीसी स्टैटिक स्विच। अब डीसी स्टैटिक स्विच क्या होती है? तो यह स्विच दो स्विच मिलाकर बनाया गया है। एक है SCR1 और दूसरा है SCR2 को रेटिंग लोड के अनुसार तथा SCR2 रेटिंग SCR1 से कम होती है। रेटिंग SCR1 से कम होती है, यानी कि SCR1 रीडिंग लोड के अनुसार SCR2 की रेटिंग SCR1 से कम होती है, यानी कि SCR1 की रीडिंग लोड है SCR2 की रीडिंग लोड यानी कि SCR1 की SCR2 के रीडिंग लोड से कम होती है। रेजिस्टेंस R डीसी स्टैटिक स्विच, यह स्विच दो स्विच को मिलाकर बनाई जाती है, SCR1 और SCR2। SCR1 की रीडिंग लोड SCR2 की रीडिंग SCR1 से कम होती है, यानी कि SCR2 की रीडिंग SCR1 से कम होती है। रेजिस्टेंस R का मान 10 से 100 गुना SCR2 100 गुना R रेजिस्टेंस का मान 10 और SCR का रेजिस्टेंस का मान 100 गुना SCR2 के रेजिस्टेंस के R से कम होता है। रेजिस्टेंस से R से कम होता है, कितना? 100 गुना कम होता है। जब कम पावर सिग्नल को SCR1 के गेट के साथ जोड़ते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया से लोड को वोल्टेज मिल जाती है। लेकिन जब SCR2 ऑन होता है, तो कैपेसिटर C जो कि SCR1 से जुड़ी हुई है, उस समय SCR2 कुछ क्षण के लिए एनोड और कैथोड के बीच जब SCR1 कैपेसिटर C से जुड़ी हुई है, उस समय SCR2 कुछ क्षण के लिए एनोड और कैथोड के बीच रिवर्स बायस की स्थिति में रहता है। इस रिवर्स वोल्टेज के कारण SCR2 ऑफ हो जाता है
और गेट सिग्नल दोनों गेट पर नियुक्ति नहीं होता है, दोनों गेट पर नियुक्ति नहीं होता है। यह है तुम्हारा डीसी स्टैटिक स्विच। स्टैटिक स्विच यानी कि सिंपली दो स्विचेस होते हैं, SCR1 और SCR2। जब SCR1 रीडिंग लोड के बराबर से SCR2 के रीडिंग में कम होता है, उसके बाद SCR2 यानी कि SCR2 ऑन होता है और SCR1 कैपेसिटर से कनेक्टेड होता है, उस समय में SCR2 एनोड और कैथोड दोनों के बीच में रिवर्स बायस की स्थिति में रहता है। इस रिवर्स वोल्टेज के कारण SCR2 ऑफ हो जाता है। इस रिवर्स पोजीशन के कारण या इस रिवर्स स्थिति के कारण SCR2 ऑफ हो जाता है और गेट सिग्नल दोनों गेट पर नियुक्ति नहीं होता है। गेट सिग्नल दोनों ही गेट पर नियुक्ति नहीं होता है। चला सर। टाइमर, यह एक द्विधातु इलेक्ट्रोमैकेनिकली थर्मल वाली युक्ति है। यह एक द्विधातु इलेक्ट्रोमैकेनिकली थर्मल वाली युक्ति है जिसकी पत्तियां स्टील और ब्रोंज की बनाई जाती है, जिनका फैलना ऊष्मा पर निर्भर करता है, जब इन पत्तियों में करंट बहती है तब एक तरफ से पत्ती फैलकर टाइमर का स्विच ऑन कर देती है, जिससे सर्किट ऑन हो जाता है और पत्तियों को समय के अनुसार केम के द्वारा यानी कि कॉमन के द्वारा सेट कर सकते हैं। अब टाइमर का यूजेस किस लिए किया जाता है? टाइमर का यूज इसलिए किया जाता है कि अपन अगर अदरवाइज तुम्हारा हीटर है, इंडक्शन चूल्हा है, किसी भी सर्किट में टाइमर डिसाइड किया जाता है, उस टाइमर तक अपन अगर कहीं भी काम में है या कुछ भी समय कुछ कहीं कर रहे हैं और वहाँ पे अगर टाइमर लगा दिया है तो टाइमर के साथ साथ एक बजर लगाया जाता है और वो टाइमर बताता है अपने को अपना टाइम ख़त्म हो गया है, या टाइम होने के बाद अपने को बजर के माध्यम से पता चलता है और टाइमर पता होने के लिए अपन टाइमर लगाया जाता है। और यह एक द्विधातु इलेक्ट्रोमैकेनिकली थर्मल वाली युक्ति है जिसकी पत्तियां स्टील और ब्राजो की बनाई जाती है। इनका फैलना ऊष्मा यानी कि हीट पर निर्भर करता है। जब इन पत्तियों में करंट बहने लगता है तब एक तरफ की पत्ती फैलकर टाइमर का स्विच ऑन कर देती है, यानी कि एक तरफ की पत्ती फैलकर टाइमर का स्विच ऑन कर देती है, जिससे सर्किट ऑन हो जाता है और पत्तियों के समय के अनुसार केम के द्वारा सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर का काम क्या है? रेक्टिफायर यानी कि एक डायोड से बनाई ब्रिज रहती है और ये रेक्टिफायर का किस लिए यूज़ में आता है? तो यह स्थिर युति है जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है। इसमें से करंट का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, यानी कि डीसी जो प्रवाह है, डीसी करंट है, ये डीसी करंट की परिभाषा ही है कि ये एक ही दिशा में प्रवाहित होता है और इसकी कीमत व दिशा बदलती नहीं है। तो ये रेक्टिफायर का काम है, एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है। इसमें से करंट का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। इस विधियों को रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं। अपने इन्वर्टर है, बैटरी है, यहाँ पे अपने इसमें चार्जर है कि अदरवाइज इक्विपमेंट है, वहाँ पे डीसी होता है। अब डीसी होता है और अपने घर में है या अदर जगह पे अपन एसी सप्लाई रहता है, तो एसी सप्लाई का डीसी में अपन कैसे तरह से यूज़ कर सकते हैं? तो ये यूज़ करने के लिए अपन रेक्टिफायर लगाते हैं और रेक्टिफायर का ये काम होता है कि वो एक स्थिर जगह पर रहकर और स्थिर इक्विपमेंट है और स्थिर होने के बावजूद वो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है। इसमें से करंट का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, यानी कि डीसी की परिभाषा ही है
कि डीसी एक डायरेक्ट करंट है, यानी कि वो एक ही दिशा में प्रवाह करता है, उसकी दिशा और कीमत बदलती नहीं हो। तो अनुलैच मनस ना रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है। आजकल रेक्टिफायर के स्थान डायोड या प्रयोग किया जाता है, यानी कि रेक्टिफायर इस तरह से बनाया जाता है कि डायोड रहते हैं और उस डायोड को कनेक्टेड करके एक रेक्टिफायर ब्रिज बनाई जाती है, और उस रेक्टिफायर का काम होता है उस कैपेसिटी के अनुसार, यानी कि कैपेसिटी के हिसाब से रेक्टिफायर ब्रिज बनाई जाती है और उसका काम होता है एसी को डीसी में परिवर्तित कर देना। अब डायोड किस तरह से कनेक्टेड किए जाते हैं, तो अपने को डायोड का सिंबल है आजकल रेक्टिफायर के स्थान डायोड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 4 डायोड को कनेक्टेड करके एक ब्रिज बना के, 4 डायोड को कनेक्टेड करके एक ब्रिज बना के उस ब्रिज को रेक्टिफायर बना के उसका उपयोग किया जाता है। तो कुछ निम्नलिखित लाभ होते हैं, यानी कि उससे क्या हो सकता है, अपने को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो कम जगह घेरता है, यानी कि जो अपन यूज़ कर रहे हैं रेक्टिफायर को डायोड को कनेक्टेड करके, तो वो कम जगह में काम हो जाता है, उसको जगह कम लगती है। वज़न में हल्का होता है, कीमत में भी सस्ता होता है और क्षति कम होती है। कीमत में भी सस्ता होता है और उसकी क्षति कम होती है। उसका कम जगह घेराव भी होता है, वज़न में वो हल्का भी होता है और कीमत में सस्ता भी होता है। ये है रेक्टिफायर का काम। अब रेक्टिफायर कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो रेक्टिफायर इन्वर्टर में यूज़ किया जाता है, बैटरी में यूज़ किया जाता है, तुम्हारे मोबाइल में यूज़ किया जाता है, मोबाइल चार्जर में यूज़ किया जाता है, और अदरवाइज एसी टू डीसी यानी कि ट्रांसफ़र इक्विपमेंट जो भी है उस सभी इसमें रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। अब रेक्टिफायर अलग अलग कैपेसिटी अनुसार अलग अलग हिसाब के होते हैं, उसके रेंजेस भी अलग अलग होते हैं। अब है लिमिट स्विच। लिमिट स्विच, अब लिमिट स्विच क्या होती है, तो लिमिट स्विच एक विशेष प्रकार का स्विच होता है जो मशीन के गति वाले भाग या वस्तु के साथ परिचालित होता है। लिमिट स्विच क्या होता है, एक विशेष प्रकार की स्विच होती है जो मशीन के गति वाले भाग या वस्तु के साथ परिचालित होता है। लिमिट स्विच एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है। लिमिट स्विच एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है। इसके साथ प्रवर्तक यानी कि एक्चुएटर मैकेनिकली कांटेक्ट के संपर्क में होता है, मैकेनिकली कांटेक्टर के संपर्क में आता है। जब पदार्थ ऑब्जेक्ट एक्चुएटर के संपर्क में आता है, स्विच कांटेक्ट को ऑपरेट करके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को जोड़ता या अलग करता है। स्विच कांटेक्ट को ऑपरेट करके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को जोड़ता या अलग करता है। लिमिट स्विच का प्रयोग है मशीन के भाग को कंट्रोल करने तथा वस्तु ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की गति को कंट्रोल करना, यानी कि मशीन के भागों को कंट्रोल करना तथा वस्तु की गति को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, इसीलिए इसका नाम लिमिट स्विच रखा गया है। अब लिमिट स्विच स्टॉप पोजीशन में है, लिमिट स्विच एक स्टॉप पोजीशन में। अदरवाइज अपन एक मोटर कनेक्टेड कर रहे हैं और मोटर कनेक्टेड करने के बाद ये जब इधर है और इधर से भी जा रही है, यानी कि करंट प्रवाह हो रहा है, इसके लिए कुछ लिमिट होना ज़रूरी है और इस लिमिट के लिए लिमिट स्विच बनाई जाती है। अब लिमिट स्विच के पार्ट है, लिमिट स्विच के पार्ट है लीवर है, उसके बाद कॉन्टैक्ट है, उसके बाद उसकी कॉपर प्लेट है, पट्टी है, आईपी यानी कि इंक्रीज प्रोटेक्टेड यानी कि 67 होता है, उसके बाद उसका करंट रेटिंग है, और ख़ास करके जो लिमिट स्विच में 2 पार्ट होते हैं, एक एनो और एक एनसी। एनो यानी कि क्या होता है, नॉर्मली एनो यानी कि ऑपरेट हो जाता है, उसका जो लीवर है हैंडल ही है। अब इस लिमिट स्विच को अपने को पहचानना है कि वो सही है या गलत है या ख़राब हुई है, तो उसके लिए जो लीवर का भाग रहता है लिमिट स्विच का,
अब मेरे पास यहाँ पे घर में तो लिमिट स्विच है ही नहीं, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि लिमिट स्विच का जो ऊपर का भाग होता है वो ऊपर का भाग एक हैंडल की तरह होता है। उस हैंडल के में एक खटका सा हल्का सा आवाज़ होता है। अगर हल्का सा खटका सा जो आवाज़ आता है, उस आवाज़ के वजह से अपन जान सकते हैं कि अपनी लिमिट स्विच सही है। अगर आवाज़ नहीं आ रहा है और सिंपली हैंडल कर सकते हैं, उसको ऐसे ही धीरे धीरे घुमा सकते हैं, तो वो लिमिट स्विच ख़राब है, क्योंकि वो लीवर का भाग होता है और लीवर का भाग हैंडल ही ख़राब हो चुका है, ये अपने को समझ में आ सकता है। और लिमिट स्विच में कांटेक्ट पट्टी रहती है और उस कांटेक्ट पट्टी के बीच में एक कॉपर की प्लेट बनी होती है। उस कॉपर का प्लेट का काम ही है उसको प्रेशराइज करने के लिए। अब उसको प्रेशराइज किस तरह से किया जाता है, तो लिमिट स्विच में दो है, एक एनो और एक एनसी होती है। एनो यानी कि नॉर्मली क्लोज होता है और एनसी यानी कि नॉर्मली ओपन होता है और एनसी यानी कि नॉर्मली क्लोज होता है। अब नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज क्या होता है, तो नॉर्मली क्लोज यानी कि वो ऑलरेडी सर्किट कनेक्टेड रहती है, पूरी तरह से फेस टू फेस प्रोवाइड रहता है। और नॉर्मली ओपन यानी कि वो जो सर्किट होती है वो ओपन होती है। अब जिस तरह से अपन एक आधा मोटर या लोड कनेक्टेड कर रहे हैं और वो पट्टी जो होती है, जिस तरह से अपन ने अगर नॉर्मली ओपन सर्किट, ओपन यानी कि हरे रंग की बटन होती है और नॉर्मली क्लोज वो लाल रंग की बटन होती है। अपन ने हरे रंग की बटन अगर स्टार्ट कर दिए तो सप्लाई जो है कॉन्टैक्ट फेस टू फेस आ रहा है, वो कनेक्टेड हो जाता है और कनेक्टेड होने के वजह से जो नॉर्मली क्लोज सर्किट रहती है वो ओपन हो जाती है और वहाँ पे सप्लाई स्टार्ट होके अपनी मोटर चालू हो जाती है। अगर बोलो पेन से स्टॉप। लिमिट स्विच होती है, जैसे कि अदरवाइज अपन ने देख रहे हैं एक मोटर कनेक्टेड की है, उसको लिमिट में लाने के लिए इस तरह से अपन बनाए, तो इसमें लिमिट के लिए अपन उस लिमिट स्विच लगाए जाते। आईपी यानी कि इंक्रीज प्रोटेक्शन। उसके बाद इसमें जो लिमिट स्विच में एन और एनसी होता है, और वो एन और एनसी किस तरह से काम करता है, तो ये जो रहती है ये है लाल रंग की बटन होती है, लाल रंग ये होती है तुम्हारी जैसे कि एनसी यानी कि नॉर्मली क्लोज। और ये जो है ये ओपन स्विच होती है, ये होती है तुम्हारी नॉर्मली ओपन, ये रहती है तुम्हारे हरे रंग की बटन। अब इसमें एक पट्टी होती है। अब ये पट्टी जैसे ही अपन ने अगर लिमिट स्विच ऑन कर दिए तो ये वाली जैसे ये है पहले फेस टू फेस मिल रही है, यानी कि लाल रंग के बटन में यानी कि एनसी बटन में अपना फेस टू फेस कंटिन्यूली दिखा रहा है। अब स्टार्टर में भी चेक करेंगे तो यहाँ पे सप्लाई दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही अपन ने अगर हरे रंग की जो बटन है नॉर्मली ओपन, ये ओपन है, इसमें जो फेस दे रहे हैं अपन, ये फेस यहाँ तक ही आ रहा है, इधर अपने जो भी अपन ने लोड कनेक्टेड किए होंगे वो यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। तो उस समय जैसे ही अपन इस फेस को, इस बटन को दबा देंगे तो ये जो प्लेट होंगी वो इस तरह से बन जाएंगी, यानी कि यहाँ का फेस सीधा यहाँ से आएगा और यहाँ से आने के बाद अपने लोड को मिलेगा। तो ये हो गई तुम्हारी। तो जैसे ही ये बटन से इस फेस को फेस मिलकर लोड को जाएगा तो ये जो एनसी रहती है ये ऑलरेडी यहाँ पे इसका फेस कट हो जाएगा, यानी कि ये जो सर्किट है इस तरह से ओपन हो जाएगी। और इस तरह से ओपन हो जाने के बाद यहाँ का सप्लाई टूट जाएगा और ये ओपन बन जाएंगी। जैसे ही अपन और इस बटन को बंद करने के लिए बंद कर देंगे तो ये ऑलरेडी और क्लोज हो जाएगी और ये जो सर्किट है और फिर से ये ऐसी ओपन बन जाएंगी। ये लिमिट स्विच का काम है। और लिमिट स्विच और भी काम करती है जो कि ऑलरेडी ऑपरेट करती है, जो अधिक एक प्रकार का प्रोटेक्शंस है। और ये इसमें मेन पार्ट है, इसका पहले लीवर होता है, लीवर के बाद इसकी कांटेक्ट पट्टी आती है और कांटेक्ट पट्टी में एनो और एनसी रहती है, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। उसके बाद है कंट्रोल ट्रांसफार्मर। अब कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है जिसके लिए एलेम्ड कॉपर तार प्रयोग की जाती है।
इस ट्रांसफार्मर से कंट्रोल तथा एक्सिलरी उपकरण की सप्लाई देते हैं जो कि सीधे लाइन से जुड़े हुए नहीं होते, इसीलिए इन्हें इस प्रकार बनाया जाता है जिससे कंट्रोल सप्लाई एसी मोटर के स्टार्टर कॉइलों, टाइमर, इंडिकेटिंग लैंप, सुरक्षा रिले को दी जा सके। यानी कि देखो, ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है इसमें 2 वाइंडिंग होती है जिसके एलिमेंट कॉपर वायर की होती है और इसको कंट्रोल के लिए उपकरण के सप्लाई के साथ सीधा जोड़ नहीं सकते और सीधा नहीं जोड़ते हैं, इसीलिए इन्हें इस प्रकार बनाया गया है। यानी कि इसीलिए इसे इस प्रकार बनाया गया है जिसे कंट्रोल सप्लाई यानी कि एसी मोटर के स्टार्टर कॉइल यानी कि सबसे पहले एसी मोटर के स्टार्टर कॉइल के द्वारा, टाइमर के द्वारा, इंडिकेटिंग लैंप के द्वारा या सुरक्षा रिले के द्वारा दी जा सके। यानी कि ये वाले इक्विपमेंट ऑपरेट करने के बाद ही अपन कंट्रोल ट्रांसफार्मर को कनेक्टेड कर सकते हैं और उसके बाद ही सप्लाई को दिए जाते हैं। यानी कि डायरेक्ट सीधा सप्लाई के साथ जोड़ सकते नहीं है किसको, कंट्रोल ट्रांसफार्मर को। कनेक्टर के लिए कॉइल को संयोजित करने के लिए जो ट्रांसफार्मर बनाया जाता है, जो कनेक्टर रहते हैं ना छोटे वाले, जो ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं, कनेक्टर के कॉइल को संयोजित करने के लिए जो ट्रांसफार्मर बनाया जाता है उसे 3 से कॉइल को संयोजित करने में 5 से 50 मिलीसेकंड का समय लगता है।